नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है तैयारी? कुछ दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करें, नंबर बताया जाता है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो बिल्कुल बनाया जाएगा। बस आपका टॉपिक जो है वो परीक्षा को लेकर के रेलिवेंट हो तो आप कमेंट करिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट आया हुआ है नक्सलवाद पे, तो देखिए नक्सलवाद पे बनाया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो आपको दिखेगा, ठीक है। और फिर उसमें और वो लेटेस्ट ही है तो उसका प्रयोग इधर की परीक्षाओं में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नक्सलवाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भी। इस समय आप देख ही रहे होंगे कितने नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और सॉरी, केंद्र सरकार उसको लेकर कितना ज़्यादा गंभीर है उसके उन्मूलन को लेकर के। तो उसको कराया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देखें। और कोई टॉपिक होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। आज का जो प्रश्न है वो आपके जीएस के प्रश्न पत्र 3 से है। प्रश्न ये है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब वही ई अपशिष्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं और उनको जो है ऐसे ही फेंक देते हैं जो खराब होते हैं, तो उन्हीं का जो अपशिष्ट प्रबंधन केवल कारपोरेट उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? घर से होती है। ये एक स्टेटमेंट है। इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्वों का वर्णन करना है। 8 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे कि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे बेस्ड होता जा रहा है। तो ऐसे में इसके अपशिष्ट मतलब जो खराब गैजेट्स होंगे उनके बढ़ने की संभावना भी निरंतर बढ़ रही है और ये बढ़ती भी जा रही है। आप जो है स्टार्टिंग में देख रहे होंगे किसी के पास एक छोटा सा नोकिया वाला फ़ोन होता था, आज तो कितने स्मार्टफोन आ गए हैं, टैबलेट आ गए हैं, पेन टैब आ गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं, और फिर इसी के साथ साथ अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ रहे हैं, बैटरियाँ यूज हो रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सब में जो जो इसके जो पार्ट्स बनते हैं, जो इसमें डाले जाते हैं, तो वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होते हैं। तो इनका अगर सही से निपटान न किया जाए, इनका उचित प्रबंधन न किया जाए, तो ये भविष्य में एक बहुत बड़े जो है वो पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी पे ये प्रश्न है। ये टाइम टेबल आपको पता ही होगा कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन हमारा प्रोग्राम चलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और इसमें बीच बीच में हम करंट के टॉपिक को भी लाते रहते हैं। और हम एक चीज़ देखते हैं कि आप लोग क्या है कि करंट के टॉपिक को लेकर के उतनी ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाते, सोचते हैं कि करंट की चीज़ें हम देख लेंगे, लेकिन देख लिया करिए। सप्ताह में एक आध वीडियो आपको मिलता है तो उसको भी पूरे मनोयोग से देखें, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ही रहता है कि हम चैनल पे आपको एकदम टू द पॉइंट काम की चीज़ें दें। मतलब कहीं से आपको हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में या इधर उधर की चीज़ों में उलझाते नहीं हैं। जो चीज़ें आपको सहज उपलब्ध हैं वो तो हम देना ही नहीं चाहते। हमारा प्रयास यही है कि हम ऐसी चीज़ें दें जो आपकी डायरेक्ट परीक्षा में आए। और जो भी करंट की चीज़ें देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, चाहे आप पीटी में करेंगे, चाहे आप अपने आईआर में करेंगे या साइंस टेक में करेंगे। तो आप लोग उसको भी देखें और उसमें अपना फीडबैक दें। संस्थान 2 बैच ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक तो शून्य से शिखर बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच होता है और ये वर्ष भर चलता रहता है। यहाँ क्या है कि हम टेस्ट पेपर के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी कराते हैं, पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, आपको प्रश्न देते हैं। आपके पास 24 घंटे का समय होता है, उसको लिख करके दिखाना रहता है। और जब आप लिख करके दिखाते हैं तो फिर हम उनका मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद उसका मॉडल आंसर भी हम देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मूल्यांकन करके नंबर दे करके आपको छोड़ दिए। प्रॉपर वे में कमेंट होगा, कमेंट के बाद जो है आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। और ये मॉडल आंसर आपके जीएस के प्रत्येक प्रश्न पत्र से मिला करके करीब 750 से ज़्यादा प्रश्न करा करके हम भेजेंगे। और इसी तरीके का प्रयास होता है अब की बार मेंस पार बैच में। ये बैच टारगेटेड बैच होता है और ये बैच उस समय स्टार्ट ही होता है जब आपकी प्रीलिम्स की चीज़ें शुरू, मतलब प्रीलिम्स आप दे लिए होते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद और मेंस के 10 दिन पहले तक का ये ड्यूरेशन होता है। इसमें हम उन बच्चों को आमंत्रित करते हैं कि जो इस बार मेंस दे रहे होते हैं वो हमसे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बहुत कम समय में त्वरित गति से उसका रिवीजन करके निकलें। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप उससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। प्रश्न एक बार हम पढ़ रहे हैं कि ई अपशिष्ट प्रबंधन केवल भारतीय
केवल कारपोरेट उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत घर से होती है। इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्वों का वर्णन करना। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि जो ई अपशिष्ट है उसका प्रबंधन केवल ऐसा नहीं कि जो कारपोरेट एजेंसियां होती हैं केवल वो उसी के प्रति उत्तरदायी होती हैं, केवल वे ही नहीं होती हैं, क्योंकि जो ई अपशिष्ट होते हैं वो उसके तो जो उपयोगकर्ता भी आम लोग होते हैं और आम लोग से वो उत्पन्न भी हो रही हैं। भाई अगर हम ही आप अपने लाइफ में अगर 4-5 ही मोबाइल यूज किए हों कायदे से, तो 5 मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके ख़राब हुए होंगे ना, तो आप उसको किस तरीके से आपने निपटान किया, आप अपने से बताएं। जनरली वो घर के कूड़ा करकट में आपने ऐसे फेंक दिया होगा और फिर जो कबाड़ी वाला घूमता है वो उठा ले गया होगा ऐसे, या वैसे ही पड़ा ही होगा अभी, उसको आपने रिसाइकिल की तरफ उसका ध्यान नहीं गया कि उसको कैसे रिसाइकिल करनी होती है, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होता है अगर वो यूजलेस है और आपके घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि इसके लिए और भी संस्थाएं, सरकारों का भी उत्तरदायित्व होता है। कारपोरेट जो घराने एजेंसियाँ होती हैं उनका तो ही होता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी चीज़ें होती हैं। फिर संस्थागत प्रयास होने चाहिए, तो ये सारे प्रयासों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप बताइए कि ई वेस्ट होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट मतलब ई वेस्ट जो होते हैं वो त्यागे हुए विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, चार्जर, बैटरी आदि को संदर्भित करता है। तो आप को प्रश्न लिखने की शुरुआत भी ऐसे करनी चाहिए, जो आपका की पॉइंट है उसी को आप, अगर 8 अंक का प्रश्न है तो 15 से 20 शब्दों में, 12 अंक का प्रश्न है 200 शब्दों में लिखना रहता है तो 25 से 30 शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दे, वही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। तो आपने यहाँ बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट मतलब ई वेस्ट क्या होते हैं, तो त्यागे हुए विद्युत या इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, चार्जर, बैटरी आदि। भारत में ई अपशिष्ट का उत्पादन विगत 5 वर्षों में 73% बढ़कर 2023-24 में 1.75 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। आप सोच लीजिए कि मतलब पिछले 5 वर्षों में ही हमारा जो है ई वेस्ट का जो उत्पादन कितना हो गया, मतलब बढ़ करके तो 73% बढ़ा और 1.75 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, MMT हो गया है। सोचिए कितना बड़ा ई अपशिष्ट जो है हम उत्पन्न कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इसका निरंतर विस्तार भी हो रहा है। तो यही आपकी भूमिका का सब पार्ट हो गया। और अगर प्रमुख हितधारक और उनके उत्तरदायित्व की बात करें तो सबसे पहला होता है क्या कि भाई व्यक्तिगत हम या परिवार, तो उसके उल्लेख कर लें कि व्यक्तियों एवं परिवारों को ई अपशिष्ट को सामान्य कचरों के साथ न मिलाकर अधिकृत संग्रहण केंद्रों, रिसाइकलरों या उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों को देना होता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, गैजेट्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर हमारे ख़राब हो रहे हैं, या फिर गाड़ी की जो हमारी बैटरियां ख़राब होती हैं, इन्वर्टर की बैटरी ख़राब होती है, तो ऐसे नहीं कि उसको आप जो है कबाड़ी वाले को बुला के दे दीजिए। इसका एक प्रॉपर चैनल होता है, एक निपटान केंद्र होता है। तो आप जो अधिकृत अधिग्रहण केंद्र है वहाँ ले जाके इसको दें, उसका आपको कुछ पैसा भी मिल जाएगा। फिर जो रिसाइकलर हैं जो इसको रिसाइकिल करते हैं, जो रजिस्टर्ड है उनको आप दे सकते हैं। और फिर उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों को देना होता है ताकि इनका क्या हो सके, तो उचित निस्तारण हो सके। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के इंदौर एवं केरल के अलपुझा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों के तहत पारिवारिक स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण लागू किया गया है। तो केरल का अलपुझा है और इंदौर का जो है कौन है, मध्य प्रदेश में इंदौर। तो ये 2 जगह ऐसे हैं कि इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं और काफ़ी अच्छा इनका काम भी है। और आप देखिए रहे होंगे कि स्वच्छता के मामले में इंदौर किस तरीके से कीर्तिमान बनाए हुए है। तो ये सारे प्रयास हर जगह होने चाहिए, मतलब हर जिले पे, क्या हर ब्लॉक स्तर पे इसका केंद्र होना चाहिए, क्योंकि अब इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि अगर हम नीट एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो हम बैटरियों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे लाइफ में आएंगे। तो ऐसे में इसको तो ब्लॉक स्तर पे और एक समय के बाद तो और इसको निचले स्तर पे ले जा करके ऐसे केंद्रों की स्थापना करनी होगी, ताकि हर व्यक्ति जा करके अपना जो
ई वेस्ट प्रोडक्ट्स है वहाँ वो जमा कराए और उसका उचित निपटान हो सके। फिर परिवार की भूमिका आपने बता दी। अब दूसरी भूमिका किसकी आती है? नागरिक समाज और एनजीओज की। तो ये रचनात्मक पुनरुपयोग जागरूकता अभियान और संग्रह अभियान जैसे पहलों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब यही है कि जो नागरिक समाज है, एनजीओज हैं, वो भी इस दिशा में प्रयास करें, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। देखिए हम आप क्या है कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो लोगों को हम लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, और वो भी तब समझ रहे हैं कि जब हम हमारे परीक्षा के प्रश्न पत्र का ये पार्ट है। अन्यथा हम लोग भी क्या है कि ऐसे तो जब इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों के बीच इतना ज़्यादा जो है वो गैप है, सूचनाओं का या जानकारियों का अभाव है, तो आप सोचिए कि जो रिमोट एरिया का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का व्यक्ति जो है वो कैसे इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो पाएगा। लेकिन उपयोग तो वो भी कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स गांव-गांव में घूम रही हैं, टीवी, बैटरी, लैपटॉप, मोबाइल का प्रयोग तो गांव स्तर पे भी हो रहा है। तो ऐसे में जो नागरिक समाज है या एनजीओज हैं उन्हें इस बारे में सावधान करने की ज़रूरत है। फिर ई उत्पादक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, आप जरूर इसका उल्लेख करें, क्योंकि ये जो ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि उत्पादकों को ई अपशिष्ट को वापस एकत्र करना होता है तथा अधिकृत रिसाइकलरों के माध्यम से उनका सुरक्षित निपटान करना होता है। मतलब इसमें क्या है कि जो प्रोडक्शन करती हैं जो कंपनियां, तो उन्हें जो है जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाए, उपभोक्ता खरीद ले, लेकिन जब उपभोक्ता को लगे कि उसके काम का नहीं रह गया, तो ऐसे में वो अपने प्रोडक्ट को उन्हीं रिटेलर पे जा कर के वापस भी कराए। मतलब वापस क्या, मतलब उसको वहाँ जमा कर दे, उसके बदले में वो कुछ कूपन पा जाएंगे अगले प्रोडक्ट के लिए, या फिर कुछ पैसा उसमें मिल जाएगा। बाकी फिर ये लोग क्या करें कि जो अधिकृत कंपनी के ये लोग डीलर हैं, जिन डीलरों से हम मोबाइल खरीदते हैं, वहाँ फिर ये डीलर कंपनी को भेजें और कंपनी उसका पुनः रिसाइकिल करे, और ऐसा हो भी रहा है। और इस दिशा में आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, जिसमें डेल हो गया, सायोमी हो गया, एलजी हो गया, ये सब क्या है कि भारत में इस तरीके के प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो ये इन्हीं के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, तो ये न केवल अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, बल्कि जब वो ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट भी कर रही हैं। और इनको चूँकि ये इसी क्षेत्र में है, तो इनके लिए इन ई अपशिष्ट को, ई वेस्ट को जो है वो प्रबंधित करना, इनका कुशल तरीके से निपटान करना ज़्यादा सहज रहेगा, क्योंकि इनके पास भाई पूरा कार्य प्रणाली है, इंजीनियरों की एक टीम है, तो जो काम की चीज़ें हैं उसको अलग अगले प्रोडक्ट में लगा भी सकते हैं, तो ये काफ़ी इनके लिए लाभदायक भी होने वाला है। तो आप इसका ज़रूर उदाहरण दें, क्योंकि ये ऐसा प्रयास जो है वो हो रहा है, और इसमें साफ साफ मेंशन भी है कि आप केवल बेचेंगे नहीं, आप ई वेस्ट प्रबंधन में भी सहयोग करेंगे। फिर रिसाइकलर्स की बात आप कर लीजिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त रिसाइकलर्स पर्यावरण अनुकूल तरीके से ई अपशिष्ट का विखंडन और पुनर्चक्रण करने के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है हमारा, तो वो कुछ जो रिसाइकलर्स होते हैं उन्हें लाइसेंस प्रदान करती है, और इनको लाइसेंस तभी प्रदान किया जाता है जब ये उस एमओयूज पे साइन करें कि हम इसका निपटान बहुत ही वैज्ञानिक और पर्यावरणीय को बिना क्षति पहुंचाए करेंगे। और इसका ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पे दस्तखत कर दिए, आप को लाइसेंस प्राप्त हो गया, अब आप अपने मनमाने तरीके से करते। इनका जो है समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग भी होती है, और इसमें आप देखेंगे कि नोएडा में एट्रो रिसाइकलिंग और फरीदाबाद में नमो ई वेस्ट जो रिसाइकलर्स हैं, ये काफ़ी चर्चित है, आप इनका भी उल्लेख कर सकते हैं। फिर सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमों को लागू करते हैं, लाइसेंस जारी करते हैं और कार्यों की निगरानी तथा समीक्षा करते हैं, और दोषी पाए जाने पर जो है वो क्या करते हैं, जुर्माना भी लगाते हैं। तो वही जो रिसाइकलर्स के लिए हैं, जो इन्होंने नीतियाँ बनाई हैं 2022 वाली, तो उसमें उनकी जो नीतियाँ तो इन्होंने बनाया ही बनाया, अब उन नीतियों का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो उसको भी ये मॉनिटर करते हैं, और अगर खामियां पाते हैं तो इसके लिए वो संबंधित जो भी प्राधिकारी होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी संस्था होती है, उन्हें जो है वो दंडित भी करते हैं। सरकार समय समय पर ई वेस्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती है, मतलब सेमिनार के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सरकारें ऐसा प्रयास करती हैं ताकि आम जनमानस इसको लेकर के अवेयर हो सके। क्योंकि कोई भी सरकारी योजना परियोजना वो तभी जो है सफलीभूत हो सकती है जब उसमें आम जनमानस की भागीदारी जो है वो खूब बढ़ चढ़ करके हो। तो आप इसका भी उल्लेख करेंगे। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि ई वेस्ट प्रबंधन के लिए एक बॉटम अप दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सभी हितधारक शामिल हों। मतलब वही है कि ये चूँकि इसका दायरा इतना व्यापक है कि केवल सरकार के स्तर पर या जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक कंपनियां हैं उनके स्तर पर ही ये जो है नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जब तक इसमें हर एक व्यक्ति जो इसका बेनिफिशियरी है, मतलब जो इसका लाभ ले रहा है, वो इसके निपटान की प्रक्रिया को ना समझे। तो वही प्रश्न में कहा भी गया है कि भाई ये जो है सरकारी संस्था के प्रयास के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयास का भी दरकार है इसमें। तो मतलब इसमें सामूहिक प्रयास के माध्यम से निपटाया जा सकता है। जैसे पर्यावरण को लेकर के है कि पर्यावरण, अगर कोई एक देश चाहे कि हम पर्यावरण को पूरी तरीके से संतुलित कर लेते हैं, तो वो संभव ही नहीं है जब तक पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी देश ऐसा प्रयास न करें। क्योंकि ये एक देश की समस्या नहीं है, एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। और इसका समाधान भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से ही होना चाहिए। मतलब सभी देश, सभी समाज के लोग, सभी व्यक्ति इसमें शामिल हों। और इसी तरीके से जो ई वेस्ट जो तकनीकी है, तो उसमें भी इसी तरीके की भूमिका होनी चाहिए। मतलब उसमें परिवार भी हो, समाज भी हो, NGOs भी हो, सरकारें भी हों, और फिर जो उत्पादक कंपनियां हैं जैसे डेल, Xiaomi जिसकी मैंने भी चर्चा करी, उनकी भी भूमिका, मतलब सबकी भूमिका तय हो, सबकी जवाबदेही तय हो। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। बहुत शानदार प्रश्न था, और इस प्रश्न के माध्यम से हम आपसे कहना भी चाहेंगे कि जो भी आपके यहाँ ई अपशिष्ट हैं, तो उनके जो है मतलब अनुकूल निपटान की आप व्यवस्था करने का प्रयास करें। ठीक है, इसके बारे में तो चर्चा मैंने कर ही दी है। आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। इसी तरीके से आप जो प्रश्न दिया जाएगा लिख करके दिखाएंगे। देखिए स्क्रीन पूरा कमेंट किया गया है। आपका एक नंबर आधा भी नंबर कटा है तो क्यों कटा है, और कैसे आप इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मेंटर्स के द्वारा डेली बताई जाती हैं। फिर आपको जैसे ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, मॉडल आंसर भी दिया जाएंगे। और सारी प्रक्रिया रोज़ रोज़ होती है, ये नहीं कि आज आप प्रश्न लिख रहे हैं तो 4 दिन के बाद आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है और 6 दिन के बाद जो है हम मॉडल आंसर दे रहे हैं। मतलब ये सारी प्रक्रिया आपको 24 घंटे में होती है। होता क्या है कि जैसे शाम को 7 से 10 तक के बीच में कॉपी चेक होती है। जैसे ही 10 बजे तक आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, तुरंत जो है आपको ऐसे फीडबैक मिल जाएगा, आपने कितना नंबर पाया और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आपको अगले दिन का प्रश्न और मॉडल आंसर, जिस जो कॉपी आपकी चेक हुई, इसका मॉडल आंसर आपको तुरंत ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ क्या है कि आप मॉडल आंसर से अपने उत्तर को और ज़्यादा रिच कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर में और ज़्यादा पॉइंट होते हैं। फिर आपके पास फिर आज रात से 10 बजे से लेकर के अगले दिन 7 बजे तक का आपके पास समय होता है कि आप इतने में अपने उत्तर को पुनः लिख करके ग्रुप में भेजें, और फिर उसका मूल्यांकन होगा। और ये प्रक्रिया मंडे टू सैटरडे सप्ताह में 6 दिन चलती है। आप इसका लाभ उठाएं। इसी तरीके से देखिए मॉडल आंसर दिया जाता है पूरा प्रिंटेड फॉर्म में, एकदम बढ़िया से पॉइंट में चार्ट बना करके इस तरीके से सब कंप्लीट कराया जाता है। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। और सबसे अंत में यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर आपको दिख ही रहा होगा 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऊपर हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS ऑफिशियल @ करके है जो टेलीग्राम है, दूसरा यूट्यूब है जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे लिंक आपके लिए बेहद फ्रूटफुल हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।